Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Students, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटर कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पे बात की थी और हमने एक बात आपके सामने रखी थी कि अगर किसी किस्म का एनर्जी लॉस इन्वॉल्व ना हो तो काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं एब्सोल्यूट फॉर्म में। तो हमने एग्जाम्पल से भी देखा था काइनेटिक अगर डिक्रीज़ होती है तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रही है और अगर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रही है तो काइनेटिक जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो दो मैकेनिकल एनर्जीज़ के दरमियान तो बात हम कर चुके हैं। तो उसके बाद आज का हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बयान करें। देखें, सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि ये नेचर का एक बुनियादी लॉ है। दिस इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। आप इसको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। ये लॉ क्या कहता है? वैसे एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा नेचर में और भी कंजर्वेशन है, जैसे मैं बताता चलूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ मैस, जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो डिफरेंट टाइप्स की कंजर्वेशंस जो हैं उनके लॉज हैं। इन्हीं में एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि एनर्जी ना तो पैदा होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसको काइनेटिक और पोटेंशियल यानी मैकेनिकल तक की बात करें, किसी भी जगह बात कर लें। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक कोयले को जलाते हैं और हीट पैदा करते हैं तो उस कोयले के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड थी, ठीक है, जो उसकी केमिकल एनर्जी थी। वो आपने जब उसको जलाया तो वो केमिकल एनर्जी एक प्रोसेस के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो हीट हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है। एक जनरेटर आप जब चलाते हैं तो फ्यूल डालते हैं, फ्यूल जलता है तो फ्यूल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है डिफरेंट टाइप्स में। जैसे केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है तो वो पहले मैकेनिकल एनर्जी बनती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप बल्ब जलाते हैं तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह आप घर में जब पंखा डायरेक्ट चलाएंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक मोटर है तो मोटर में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक हीटर जलाते हैं अगर बिजली से तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में। तो ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक से ही मुख्तलिफ टाइप्स में कन्वर्जन मौजूद है, लेकिन बेसिकली एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में इंटर कन्वर्टेबल है और लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। ऐसा नहीं है कि टोटल एनर्जी कम हो और डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट ज़्यादा हो जाए। ऐसा होगा तो फिर तो एनर्जी जो है क्रिएट हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि एनर्जी जो है वो दरमियान में स्किप हो जाए तो फिर तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दिस इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। आइए एक एग्जांपल से हम पहले एक सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन कर लें। सिर्फ मैकेनिकल वर्क के दौरान अगर बात करें तो किसी बॉडी की टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दो एनर्जीज का सम है और ये सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ताकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहे। हाँ, अगर अदर देन मैकेनिकल टाइप्स की बात करते हैं तो वो तो एनर्जी मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम हो जाएगी। हम सबसे पहले एग्जाम्पल में सिर्फ मैकेनिकल वर्क के दौरान बात करते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि ज़मीन से एक बॉडी को थ्रो किया ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ थ्रो किया तो इसको लार्ज स्पीड से फॉर एग्जाम्पल थ्रो किया, लेकिन आप देखते हैं कि इस दौरान जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी स्पीड के कम होने से और बॉल की हाइट बढ़ती जाएगी। तो बॉल की स्पीड कम होती 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 यहाँ तक के बॉल रुक जाएगी। तो अगर किसी किस्म का एनर्जी लॉस ना इन्वॉल्व होता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने आइडियल केस अगर लिया कि एयर फ्रिक्शन को इज
इग्नोर्ड। आइडियल केस ले लें, क्योंकि हमने कोई एनर्जी लॉस इन्वॉल्व नहीं करना अगर आइडियल केस में, तो हम देखेंगे कि जब बॉडी को फेंका था तो काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम थी। फॉर एग्जाम्पल वो है 10 जूल, मिसाल दे रहा हूँ। जब इसको ऊपर को फेंका, इसकी स्पीड कम हो रही है, काइनेटिक कम हो रही है और हाइट बढ़ रही है, तो पोटेंशियल बढ़ रही है। तो जिस पॉइंट पे रुकेगा वहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वो होगी 10 जूल और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो आपने देखा एक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन टोटल 10 जूल ही है। उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे कि अगर सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की हद तक बात करें एनर्जी लॉसेस को इग्नोर करते हुए, सो इम्प्लाइज दैट कि टोटल एनर्जी दो एनर्जीज का सम है और वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब हम इसको डिफरेंट तरह से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉडी जब ऊपर से नीचे को गिरता है, फ्री फॉल, और ये भी आइडियल केस का सिचुएशन है, एयर फ्रिक्शन इग्नोर करते हैं। चलें, यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं मैक्सिमम जो होती है mgHk, और इसकी वैल्यू ले लें 10 जूल। जब ये मूव करेगा तो वर्क डन यकीनन बाय द फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे को लेके आएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी यहाँ तक के ज़मीन के नियरेस्ट पहुँच जाएगा, टकराने से ज़रा पहले। तो टकराने से ज़रा पहले काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, दैट इज़ 10 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए 0। तो आपने देखा ऊपर से नीचे आते हुए पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक इंक्रीज हो रही है। तो मैं इस जुमले को बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ कि फॉर मैकेनिकल वर्क इफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। ये कंजर्वेटिव फील्ड की बात हो रही है जिसको आप जानते हैं। तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक इंक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा, यानी अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, बट टोटल क्या रहेगी, कांस्टेंट। अच्छा, अगर ऐसा होता यहाँ पे पोटेंशियल 10 जूल है और काइनेटिक 11 जूल होती, तो इसका मतलब है 1 जूल एनर्जी क्रिएट हो गई, तो ये अगेंस्ट द लॉ होगा, समझ गए। इसी तरह ऐसा नहीं होना था कि पोटेंशियल 10 जूल है तो काइनेटिक जो है वो 9 जूल हो जाए, तो फिर 1 जूल कहाँ गया, क्योंकि हम तो आइडियल केस की बात कर रहे हैं, लॉस अगर हुई नहीं तो फिर गई कहाँ पर। सो ये जो टोटल एनर्जी दो एनर्जीज का सम है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में है, दिस इज ओनली फॉर आइडियल केस। जी बच्चों, आपको वैसे ये बात पहले से पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कब पोजेस होती है, जब वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड किया जाए, और काइनेटिक एनर्जी कब अपीयर होती है कंजर्वेटिव फील्ड में, जब वर्क डन बाय द फील्ड हो। तो दोनों एनर्जीज एक से दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। तो ये तो थी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। इसके अलावा अगर हम अदर देन मैकेनिकल बात करें तब भी टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो मैं एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूँ। इसको आप एक मिसाल, जैसे मैंने बल्ब की मिसाल दी थी कि लाइट एनर्जी आ रही है बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी से, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एक बात और याद रखना, इसको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि एनर्जी जब भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है रियल सेंस में, तो कभी भी एक 100% नहीं होती, बल्कि एनर्जी लॉस होती है। तो इस चीज़ को भी स्क्रीन पे देख लीजिए कि वेन एवर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट इज़ नॉट पॉसिबल the energy is absolutely converted, but there is definite energy loss in the path। तो एनर्जी लॉस ज़रूर होती है। चलिए हम अगर इसको मैकेनिकल के केस में देखते हैं तो इसको इस तरह देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बच्चों, एक बॉडी सर्टेन हाइट पर है, इस सर्टेन हाइट पे बॉडी के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। ये आपको समझाने के लिए। अब हम जब इसको अलाउ करते हैं, ये डाउनवर्ड मूव करता है। क्यों मूव करता है? इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ हाइट इसकी कम होती जाती है। तो ये बॉडी जब एयर के अंदर से गुजर के आएगा तो हवा तो अपनी एक मज़ाहमत रखती है, एयर फ्रिक्शन एक डेफिनेट चीज़ है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये किस में से गुजरा? इसको गुजरना पड़ा एयर में से। तो
एयर फ्रिक्शन ने इसकी एनर्जी फॉर एग्जाम्पल लॉस कर दी 1 जूल, यानी 1 जूल एनर्जी जो है वो एयर फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो गई। बताइए ज़मीन के बिल्कुल करीब आके अब काइनेटिक एनर्जी 10 जूल नहीं बनेगी, वो कितनी बनेगी? 9 जूल। तो देखें 9 + 1 टोटल फिर कितनी है? 10। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अब 100% पोटेंशियल काइनेटिक नहीं बनी, बल्कि कुछ ना कुछ एयर फ्रिक्शन में लॉस हो गई। तो उस लॉस को भी अगर ऐड कर लिया जाए तो टोटल के ही बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखें, जब ये बॉडी ज़मीन से टकराएगा तो टकराते ही हम जानते हैं कि हीट पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। तो कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी लेकर ये बॉडी जो है वो अगर बॉल है तो वो उस रिमेनिंग एनर्जी लेके वापस चला जाएगा। तो इसके साथ मैं अदर्स भी लिख देता हूँ, और भी एनर्जी चेंजेस जो हैं वो होते हैं। तो इस एनर्जी का मुख्तलिफ टकराने के बाद बॉडी का एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम नाम देते हैं डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का तकसीम हो जाना। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, 9 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, इसमें से हीट पैदा हुई फर्ज कर लें 3 जूल, साउंड पैदा हुई 4 जूल, और बाकी जो अदर टाइप्स में यानी जिससे बॉडी वापस मूव किया, जाहिर है ज़मीन से टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी लेके, तो वो है 2 जूल। तो देखिए 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 टोटल फिर कितनी है? 10। सो आप समझ गए कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो एनर्जी ना तो कहीं गायब हो जाती है ना ही पैदा होती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर तो आइडियल केस हो तो कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी की 2 एनर्जीज के दरमियान रहती है, लेकिन रियल सेंस में कभी भी एब्सोल्यूट फॉर्म में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। सो बच्चों, इसमें बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। हम अपनी बात को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, रेलिवेंट एग्जाम्पल है आपके सामने एनर्जी कंजर्वेशन और इंटरकन्वर्जन की। ज़रा गौर कीजिएगा इसकी स्टेटमेंट पे। अ ब्रिक ऑफ मैस 2 किलोग्राम, एक ईंट है जिसका मैस 2 किलोग्राम है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रेस्ट पोजीशन, उसको रेस्ट पोजीशन से ड्रॉप किया, मैंने पॉइंट ए रख लिया पोजीशन का नाम, 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ज़मीन से 5 मीटर के फासले पर। इनिशियल हाइट है 5 मीटर और यहाँ पर इनिशियल स्पीड यकीनन 0 है। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है? आप जानते हैं, पोटेंशियल। कहते बताएं उसकी वेलोसिटी 3 मीटर हाइट पे, यानी जब ड्रॉप कर दिया ऊपर से नीचे, जब उसने 2 मीटर फासला तय कर लिया तो ज़मीन से हाइट रह गई 3 मीटर। इस 3 मीटर हाइट पर उस बॉडी की या ब्रिक की स्पीड क्या होगी? इसका यह मतलब नहीं है यहाँ पे रुक चुका है, गिरते गिरते जब बी पॉइंट पर आएगा, यानी ज़मीन से 3 मीटर डिस्टेंस पर होगा, हाइट पर होगा, तो देन उसकी स्पीड क्या होगी, जबकि इनिशियल स्पीड क्या थी? 0। तो आइए इसका डाटा लिखते हैं। मैस ऑफ ब्रिक 2 किलोग्राम, इनिशियल हाइट ऑफ ब्रिक H1 5 मीटर, फाइनल हाइट H2 3 मीटर, इनिशियल स्पीड ब्रिक की क्या थी? V1 जो कि 0 है। इस पोजीशन पर हाइट H1 है और स्पीड V1 हमने ले ली जो 0, और हमने फाइनल स्पीड फाइंड करनी है H हाइट, जब हाइट 3 मीटर है, इस स्पीड का नाम V2 है, ये आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन बेटा आपने एक चीज़ नोट करनी है, तो ए से बी तक आते हुए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। सो लॉ क्या है हमारे पास? आइडियल केस में इस सिचुएशन में लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए लॉस कैसे लेते हैं? ज़्यादा में से कम को। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? mgh1, पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh2। तो हाई में से लो को, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यानी इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल ज़्यादा थी और फाइनल कम है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मामला हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज किस तरह फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल ½ m
V2 स्केयर माइनस हाफ m V1 स्केयर। जी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बिकॉज V1 0 है, ठीक है, और V1 0 है तो ये सारा फैक्टर 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इधर से mg कॉमन आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट mg कॉमन लेंगे तो आएगा h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्केयर माइनस 0 0 तो ख़त्म हो गया, m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो v2 का स्केयर आएगा 2g इंटू h1 माइनस h2, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लीजिए, रिजल्ट आपके पास आ गया। नाउ वैल्यूज को जस्ट पुट करना है, 2 इंटू 9.8, h1 है 5, h2 है 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करें, 4 इंटू 9.8 और इसका स्केयर रूट लेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 6.3 मीटर पर सेकेंड। Hence the required। जी स्टूडेंट्स, रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 4.7 को देखिए एक्सरसाइज में से, व्हेन ए रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर, व्हेन ए रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कॉन बिकम्स वेरी हॉट। अच्छा, ये क्या बता रहा है कि जब रॉकेट री एंटर यानी एटमॉस्फेयर में वापस आता है, आप जानते हैं स्पेस रॉकेट जो है वो स्पेस तक जा सकता है, तो वहाँ तो कोई एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब वो वापस आता है तो स्पेस से जब वो एयर के रीजन में दाखिल होता है तो कहते हैं कि उस मोशन के दौरान उसकी जो सामने वाला हिस्सा है नोज कॉन, वो बहुत गर्म हो जाती है। वेयर डज दिस हीट कम फ्रॉम, ये हीट कहाँ से आई? तो आप इसकी सिंपली ये स्टेटमेंट तो आपको स्क्रीन पे दिखा दी गई है, इसका आंसर मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। तो एक मूविंग रॉकेट पोजेस कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, और वो भी बहुत लार्ज। तो जब लार्ज काइनेटिक एनर्जी से रॉकेट एयर में से गुजरेगा तो एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी, और एयर फ्रिक्शन यकीनन कि एयर फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, और वो वर्क डन जो अगेंस्ट द फ्रिक्शन किया जाए वो हीट में कन्वर्ट लाजमी होता है। आप दो हाथों की तलियों को एक दूसरे के ऊपर रब करें तो हाथ की तलियां गर्म क्यों हो जाती हैं? तो आप कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी इस रबिंग के दौरान वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हुई। तो वहाँ पर चूँकि लार्ज काइनेटिक एनर्जी है रॉकेट के पास, तो फ्रिक्शन में एनर्जी भी ज़्यादा लॉस होती है जो अपीयर होती है हीट की शक्ल में। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ आ गई होगी कि वो हीट कहाँ से आई। तो ये हीट उसकी काइनेटिक एनर्जी का वो हिस्सा जो एयर फ्रिक्शन में वर्क के दौरान लॉस हुआ। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं। A moving rocket possesses a large kinetic energy when तो बच्चों जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा यूटिलाइज होगा, वर्क करेगा करने में अगेंस्ट। जाहिर है एयर फ्रिक्शन भी है, एयर के अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये सारी चीज़ें हिंड्रेंस पैदा कर रही हैं। तो दिस लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी 8 है स्टेटमेंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग ए बी सी, ये तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तीन छोटे छोटे पार्ट हैं और ये एमसीक्यूज हो सकते हैं। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखा दी गई। अब इसके आंसर को समझिए। एक स्प्रिंग था, आपने उसको कंप्रेस किया, तो जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो उसकी लचक के खिलाफ फोर्स लगाएंगे, वर्क करेंगे और इसको कंप्रेस करेंगे। तो आपने एक जुमला सीखा था, जब भी वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास पोजेस है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका जवाब है।
बी पार्ट में वाटर इन अ हाई डैम, पानी अगर ऊंचाई पे चला जाए, मिसाल मैंने दी कि जमीन से पानी टैंकी तक पहुंचाया मोटर ने एच हाइट तक, तो पानी जब हाइट पे आया तो जमीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट मोटर ने वर्क किया, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh, क्योंकि पानी को हाइट तक पहुंचाने के लिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड करना पड़ा। सो ये बात मुकम्मल हुई। सी पार्ट है मूविंग कार, तो मूविंग कार के पास पोजेस होगी काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज एवरी बॉडी विच इज इन मोशन मस्ट पोजेस अ काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ये आपको बता दिए गए। डियर स्टूडेंट्स 4.9 को गौर से देखिएगा, ये स्क्रीन पे आपको स्टेटमेंट दिखाई जा रही है। अ गर्ल ड्रॉप्स ए कप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, एक लड़की ने कप को कुछ हाइट से फेंका। ये तजर्बा आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन किसी पुराने कप से, ठीक है। विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, जब वो कप जमीन से टकराया तो वो टुकड़ों में तकसीम हो गया। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड, तो बताइए कप को फेंकने और ज़मीन से टकराने के बाद टुकड़ों में तकसीम होने के दौरान कौन से एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हुए। इस आंसर को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके टेक्सचर को मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। बच्चों फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और ज़मीन से कुछ हाइट पर एक कप है और इस कप की जो हाइट है h है। अब इसको ड्रॉप नहीं किया, तो बताइए ड्रॉप करने से पहले इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज mgh। फर्ज कर लें वो एनर्जी है 10 जूल। अभी कप को छोड़ा नहीं है तो कप एट रेस्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। मैं पहले इसको आइडियल केस से समझाता हूँ। आइडियल केस ये है इफ एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर आप कब तक कर सकते हैं, आइडियल केस में ही लेते हैं, या फिर एयर फ्रिक्शन इतने थोड़े टाइम के लिए हो और इतनी कम एनर्जी ज़ाया करे कि हम उसको इग्नोर कर दें। तो हमने सिंपल कह लिया कि एयर फ्रिक्शन इग्नोर है। जब कप नीचे को आएगा तो आप जानते हैं हाइट इसकी कम होती जाएगी। हमने पढ़ा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जीज का सम है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये दोनों का सम, इसका रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ऊपर से नीचे आते हुए पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी तो काइनेटिक इंक्रीज करती जाएगी, यहां तक कि ये कप जमीन के बिल्कुल नियरेस्ट आ गया। अभी टकराया नहीं है, टकराने से जस्ट बिफोर। बताइए हाइट 0 हो जाएगी तो जमीन के वेरी नियर, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए 10 जूल। तो आपने देखा पोटेंशियल कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में। जब ये कप जमीन से टकराएगा तो पैदा होगी हीट, साउंड, और कप के टुकड़े बन जाएंगे, टुकड़े मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करेंगे और फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो कुछ एनर्जी हीट में ज़ाया हुई, फर्ज कर लें काइनेटिक एनर्जी से जो हीट बनी वो आई 3 जूल, और जो साउंड पैदा हुई वो हुई 4 जूल। 4 + 3 7। तो बताएं उन टुकड़ों के पास फ्रेगमेंटेशन के दौरान जो एनर्जी आई, या फ्रेगमेंटेशन में जो एनर्जी पैदा हुई, या फ्रेगमेंट्स बनाने में और उसकी फ्रेगमेंट्स के अपनी वैल्यू को पोजेस करने में एनर्जी हुई 3 जूल। तो आप ऐड कीजिए 3 + 4 + 3, टोटल फिर कितनी है 10। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। सो यहाँ पर आपने देखा पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक इंक्रीज कर रही है, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल 0। व्हेन इट कोलाइड a part of energy is used against heat, a part of energy is used to produce heat, sound and fragmentation. So this is called, आपको बताया था, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मुख्तलिफ टाइप्स में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है बच्चों, तो ये एनर्जी चेंजेस थे जो इन्वॉल्व थे। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। अ बॉय यूजेज अ कैटापल्ट। कैटापल्ट गुलेल को कहते हैं। एक लड़का गुलेल से पत्थर को फेंकता है, विच एक्सीडेंटली स्मैशेज अ ग्रीन हाउस विंडो, जो ग्रीन हाउस की विंडो को से जाके टकराता है। और जाहिर है जब टकराएगा
तो उसको स्मैश भी कर सकता है। इस दौरान कहते हैं बताएं क्या एनर्जी चेंजेस आए। ये स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखा दी गई है, अब इसके आंसर को समझिए। मैं इसके आंसर को आपको सामने एक्सप्लेन करूंगा और आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। देखिए, जब गुलेल में पत्थर को रखने के बाद उसको खींचता है तो सबसे पहले तो वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स या इलास्टिसिटी करता है। तो उस गुलेल में पत्थर को रखने के बाद जब खींचते हैं तो पैदा होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्ज कर लें वो है 10 जूल। जब उस गुलेल से छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी उस पत्थर की बनेगी काइनेटिक एनर्जी, और पत्थर गुलेल से यूँ निकलेगा शूट करता हुआ। अब पत्थर ने हवा में से गुजर के जाना है। चलें आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, अगर वैसे तो एयर फ्रिक्शन रोल प्ले करती है, तो वही काइनेटिक एनर्जी पत्थर लेकर जब जाएगा तो जाके उस विंडो के शीशे से टकराएगा। जब टकराएगा तो साउंड पैदा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी पर आगे कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, और अगर वो टुकड़े पैदा हो जाते हैं उसके तो उन फ्रेगमेंट्स की एनर्जी में। अगर फ्रेगमेंटेशन नहीं होती तो फिर दो ही एनर्जीज आपको नज़र आएंगी, साउंड और हीट, ठीक है। या फिर उस विंडो के शीशे की वाइब्रेशनल एनर्जी में। तो ये तो डिफरेंट तरह की एनर्जी है जो जिसमें वो तकसीम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में एंड देन काइनेटिक, तो वहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, और काइनेटिक आगे कन्वर्ट होगी साउंड में, हीट में और फ्रेगमेंटेशन में। सो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। इसका टेक्सचर मैंने बोला ये मैंने आपको दिखा दिया। आप इसको नोट कर लें, महफूज कर लें जैसे कैसे मर्जी। आज का लेक्चर इतना ही। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।